अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। उसके हुक्म पर मुलाज़मा ने उसके कपड़ों को बखेरा था और मेकअप से उसके जिस्म पर निशान डाले थे। जब वो होश में लौटी तो अपनी हालत देखकर लरसने लगी। वो इमाम शाहद की आलमा बेटी थी, जो शहजाद लगारी की नफ़रत का शिकार हुई थी। क्या हुआ जानेमन? तुम कह रही थी तुम मेरे जैसे आदमी के मुँह नहीं लगती। पर देखो, मैंने तो तुम्हें पूरे का पूरा हासिल कर चुका हूँ। अब तुम मेरे किसी काम की नहीं, इसलिए अब तुम जा सकती हो। वो उसे आज़ाद तो कर चुका था, पर नहीं जानता था कि खुद हमेशा ही उसकी मोहब्बत में कैद हो जाएगा। मेरी बद्दुआ है, तुम तड़पोगे, पर तुम्हें चैन नहीं आएगा। वो बद्दुआ देते चीखती हुई, पर वो सफाकी से मुस्कुराता रहा। पर 2 हफ्ते बाद ही, हेलो प्यारी लड़की, कैसी हो तुम? वो उस वक्त कैंटीन में खड़ी अपने लिए खाने के लिए कुछ खरीद रही थी जब शहजाद लगारी हमेशा की तरह उसके पहलू में जाकर खड़ा हुआ और उसके कानों में झुकते हुए अपने मखसूस अंदाज में बोला। वो तेजी से पीछे हटी थी, यूं जैसे उसको करंट लगा हो। क्या हो गया है यार? क्यों डर रही हो मुझसे? मैं तो इतना अच्छा इंसान हूं। तुम्हें पहले भी बताया था कि तुमसे दोस्ती करने का ख्वाहिशमंद हूं। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती, खास तौर पर तुम जैसे घटिया लोगों को तो मुंह लगाना भी पसंद नहीं करती। वो अपने मखसूस अंदाज में कहती उसके पहलू से निकलती हुई चली गई, जबकि वो उसकी पुश्त को देखता रह गया था। मेरी बात मानो तो इस लड़की से दूर हो जाओ। ये लड़की तुम्हें भाव नहीं देने वाली। सिकंदर ने बर्गर से इंसाफ करते हुए कहा, तो वो उसे गुस्से से घूरने लगा। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर तुम्हें जलील होने का बहुत शौक है तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। सिकंदर ने एक बार फिर से लुकमा दिया था और फिर तेजी से वहां से भागा था, क्योंकि शहजाद लगारी उसे मारने के लिए दौड़ा था। वो उस वक्त क्लासरूम में बैठी नोट्स मुकम्मल कर रही थी, जब एक बार फिर से वो उसके सामने जाकर बैठ गया। जब से वो इस यूनिवर्सिटी में आए थे, तब से ये आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ था और इस एक लम्हे के लिए भी चैन का सांस नहीं लेने की इजाजत नहीं देता था। एग्जाम करीब आने वाले हैं, मुझे तुम्हारे नोट्स चाहिए होंगे। शहजाद लगारी ने उसे एक बार फिर से हुक्म सुनाने की कोशिश की, मगर उसने यूं जाहिर किया जैसे उसने शहजाद की बात सुनी ही नहीं। तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? उसकी बेरुखी देखकर वो एक बार फिर से गुस्से में आ गया। मैं इतने दिनों से तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ, सिर्फ यही तो चाहता हूँ कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो। आखिर तुमने कौन से सुर्खाब के फूल लगे हुए हैं कि तुम मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करती? तुमसे बात करना तो दूर की बात, मैं तुम जैसे घटिया इंसान की तरफ नजर उठाकर भी देखना पसंद नहीं करती। और ये सवाल मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। इसका जवाब तुम्हें खुद ही मालूम होना चाहिए। जो मर्द हर दूसरी औरत के पहलू में बैठकर कहकहे लगाता है, और जो मर्द औरत की इज्जत को किसी खातिर में नहीं रखता, मैं उस मर्द को मर्द समझती ही नहीं हूँ। बेहतर यही है कि दोबारा कभी भी इस तरह मेरे करीब मत आना और ना ही मुझसे इस तरह का कोई सवाल करना, वरना फिर जवाब तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। तुम नहीं जानती कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ, तुमसे ये किसी और से दुश्मनियां पालने के लिए नहीं आई। उसे जल्दी अपनी गलती का एहसास हुआ था, इसलिए उसने नर्म लहजे में कहा, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। शहजाद लगारी अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और गुस्से से उसकी टेबल पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखते अपने मखसूस लहजे में बोला, तुम मुझसे दुश्मनी पाल चुकी हो और तुम शायद ये बात जानती नहीं हो कि अपने दुश्मनों का मैं क्या हाल करता हूँ। बहुत जल्द तुम्हें इस चीज का भी अंदाजा हो जाएगा। ये कहकर वो गुस्से से वहां से चला गया। वो काफी ज्यादा खौफजदा हो गई थी, क्योंकि वो एक बाइज्जत खानदान से ताल्लुक रखती थी और इज्जतदार बाप की बेटी थी। वो कैसे किसी भी ऐरे गैरे को ये इजाजत दे सकती थी कि वो उसकी इज्जत के साथ खेले? उसे बड़ी मुश्किल से यूनिवर्सिटी पढ़ने की इजाजत मिली थी। वो नहीं चाहती थी कि वो कोई ऐसी हरकत करे जिससे वो सबकी नजरों में गिर जाए, इसलिए वो पहले से ज्यादा मोहतात हो गई थी। अब उसने उन रास्तों से गुजरना ही छोड़ दिया था जहां पर उसे इस इंसान के खड़े होने का इम्कान भी होता था। वो थोड़ा सा लंबा रूट लेकर अपनी क्लास में चली जाती थी, मगर यही कोशिश करती थी कि वो उससे दूर रहे। एक दिन जब वो कैंटीन से बाहर निकल रही थी तो वो फिर से उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम्हें क्या लगता है कि मुझसे छुपकर तुम मुझसे अपना पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाओगी? वो फिर से अपने मखसूस लोफराना अंदाज में बोला, अभी और इस वक्त मेरे रास्ते से हटो,
ورنہ मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। उसने शहजाद लगारी को धमकी दी तो वो उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहने लगा, मुझे तो ये भी पता चला है कि तुम एक बहुत बड़ी आलिमा हो, थोड़ा सा मुझे भी दर्स दे दो। हो सकता है तुम्हारे इस दर्स की वजह से मैं भी सीधे रास्ते पर आ जाऊं। वो सरेआम उसका मजाक बना रहा था। आसपास से गुजरने वाले लोग उनकी बातों को सुनकर लुत्फानंदोज हो रहे थे। जहां तक कोमल के खानदान का सवाल था, तो कोई भी उसकी फैमिली के बारे में नहीं जानना चाहता था और न ही उनको ये पता था कि वो कहाँ से आई है। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, शहजाद यहाँ से हट जाओ। जब वो न हटा तो वो उसके करीब से होकर गुजरने ही लगी थी कि शहजाद ने उसकी बाजू पकड़ी। बेसाख्ता उसका हाथ उठा और शहजाद के चेहरे पर निशान छोड़ दिया। ये मंजर वहां पर खड़े सब स्टूडेंट्स ने देखा था। उनमें से कुछ लड़कियां ऐसी भी थीं जिनको शहजाद ने धुतकारा था। वो शहजाद की बेइज्जती पर खिलखिला कर हंस रही थी। उसने इन सब लड़कियों को अपनी आंखों से देखा था। उसके बाद वो उसे गुस्से से घूरने लगा। तुम सोच भी नहीं सकती तुमने अपने साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर दी है। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, जो करना है कर लो। वो गुस्से से बेकाबू हो गई थी। शाम का वक्त था, अभी वो हॉस्टल में पहुंची भी नहीं थी कि काले रंग की गाड़ी उसके करीब आकर गुजरी। उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला था और गाड़ी उसे ले जा चुकी थी। जब उसे होश आया तो वो एक कमरे में मौजूद थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, जबकि उसके जिस्म पर कुछ निशानात भी बने हुए थे। ये देखकर उसका दिल किसी सूखे पत्ते की मानत लरजने लगा। वो तेजी से नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद वो हज़ियानी अंदाज में चिल्लाने लगी थी। इतने अरसे से उसने अपनी जिस इज्जत की हिफाजत की थी, उसको शहजाद लगारी ने दो कोड़ी का कर दिया था। उसे इस जलील इंसान के वजूद से घिन महसूस हो रही थी। उसको उस हालत में बैठा रोता हुआ देखकर वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसके पास आया। हाँ, तो बताओ क्या हाल है तुम्हारा? अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो बहादुर लड़की अब एक भीगी बिल्ली बनी हुई थी। अपनी जिस इज्जत की वजह से उसे मान था और जिसकी वजह से वो सर उठाकर चलती थी, आज उस इंसान ने उसकी इज्जत को भी कुचल दिया था। आखिर कोई इस कदर जालिम कैसे हो सकता है? आखिर कोई कैसे किसी की जिंदगी के साथ खेल सकता है? वो ये सवाल अपने आप से कर रही थी और जब उसने यही सवाल शहजाद लगारी से किया तो वो अपने मखसूस मगरूर अंदाज में कहने लगा, तुमने सब लोगों के सामने मुझे जलील किया, बस उसकी सजा ही तुम्हें मिली है। चलो अब उठो और घर जाओ। ये क्या? उसने उसका बाजू पकड़कर उसे उठाया तो वो अपना बाजू छुड़ाते हुए कहने लगी, खबरदार जो तुमने मुझे हाथ लगाया। ये सुनकर वो खिलखिलाकर हंसने लगा और मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, क्या हो गया है जाने मन? मैं तुम्हें हाथ लगाने के अलावा भी और बहुत कुछ कर चुका हूँ। अब इस तरह के ड्रामे मत करो। बल्कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक भी तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ। इस बार तुम्हारे पूरे होशो हवास में तुम्हें खुश करूंगा। क्या मुझे इस चीज की इजाजत है? ये कहकर वो उसके ऊपर झुका ही था कि उसने तेजी से शहजाद लगारी को पीछे की तरफ धक्का दिया। मुझे तुम्हारे वजूद से घिन महसूस हो रही है। मैं सोच भी नहीं सकती तुम इस कदर जालिम और घटिया इंसान हो सकते हो। अगर मुझे इस चीज का अंदाजा होता तो मैं बहुत पहले ये यूनिवर्सिटी ही छोड़कर चली जाती। चलो अब ज्यादा ड्रामे मत लगाओ और उठो यहाँ से, निकलने वाला काम करो। उसने अब की बार जबरदस्ती कोमल को बाजू से पकड़कर उसे उठाया तो वो उसकी मिन्नतें करते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे साथ निकाह कर लो, मुझे इस हालत में अकेला मत छोड़ो, मैं जीते जी मर जाऊंगी। वो उसकी मिन्नतें कर रही थी, उसके सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। मेरे पास तुम्हारी ये फजूल की बातें सुनने के लिए टाइम नहीं और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकूं। अपनी आवाज बंद करो वरना मैं तुम्हारी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। चलो अब यहाँ से निकलने वाला काम करो। एक बार फिर से वो उसका बाजू पकड़कर उसे बाहर की तरफ धक्के देने लगा। वो अंदाजा लगा चुकी थी कि वो उसकी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं है। वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई थी। मैंने अपना मामला अल्लाह के सपुर्द कर दिया है। तुमसे मेरा इंतकाम मेरा रब ही लेगा। जितना तुमने मुझे सताया है तुम्हें मेरा रब उतना ही सताएगा। जितनी तकलीफ तुमने मुझे दी है इतनी ही तकलीफ तुम खुद गुजरोगे। तुमने मेरे पाक दामनी मेरी मासूमियत के साथ खेला,
मेरा मजाक बनाया, तुम खुद भी सारी दुनिया के सामने मजाक बनकर रह जाओगे। वो उसे बद्दुआएं दे रही थी, जबकि वो उसकी बातों की तरफ तवज्जो दिए बगैर मुस्कुराए जा रहा था, क्योंकि आज उसे अपने दोस्तों को दिखाने के लिए और उनको बताने के लिए बहुत कुछ था। उसने उसे हॉस्टल से थोड़े ही फासले पर उतारा और खुद चला गया। उस वक्त वो दुपट्टे से मुकम्मल तौर पर बेनियाज थी। जब वो हॉस्टल के अंदर दाखिल हुई तो वार्डन उसे देखकर परेशान हो गई। उसे कमरे में लेकर गई। वार्डन से उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। उसने वार्डन को अपने ऊपर बीती हुई दास्तान सुना दी तो वो उसे तसल्ली देने लगी। तकरीबन 1 हफ्ते तक वह हॉस्टल के अंदर ही रही थी। दूसरी तरफ शहजाद लगारी की हालत उस रात से ही खराब हो गई थी। उसी रात उसे पछतावा होने लगा। वो जो अपने दोस्तों को उस लड़की के बारे में बताना चाहता था, उन्हें दिखाना चाहता था कि वो अब उस लड़की का नाम भी नहीं ले रहा था। काफी देर तक तो वो उनके साथ बैठा हंसी मजाक करता रहा, मगर फिर एकदम से उसका दिल घबराने लगा। सिकंदर को अब उस लड़की के लिए भी बुरा महसूस हो रहा था। यार, तुमने उस मासूम लड़की के साथ गलत किया। तुम्हें उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी। शहजाद लगारी, जो कि थोड़ी देर पहले ही आकर अपने दोस्तों की महफिल में बैठा था, सिकंदर खानजादा की बात सुनकर उसे गुस्से से घूरने लगा। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेरे दोस्त हो तो दोस्त ही बनकर रहो, मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो। वो यकदम ही गुस्से से बेकाबू हो गया। उसकी आवाज हद से ज्यादा ऊंची हो गई थी। आज से पहले उसने कभी भी सिकंदर खानजादा से इस लहजे में बात नहीं की थी, क्योंकि ना वो सिर्फ उसका बचपन का दोस्त था, उसके साथ साथ सिकंदर खानजादा ने उसकी जान भी बचाई थी। सिकंदर भी गुस्से से वहां से उठकर चला गया। सरमद ने शहजाद के कंधे पर हाथ रखा। यार, क्या हो गया है? किस तरह से बात कर रहे हो? तुम्हें पता तो है वो इस तरह का लहजा बर्दाश्त करने का आदी नहीं है। शहजाद ने बेसाख्ता अपने माथे को मसला। वो नहीं जानता था कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। थोड़ी देर पहले तक वो बहुत खुश था, मगर अब एकदम से उसे अजीब सा महसूस होने लगा था। उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस लड़की की बददुआ मुझे लग गई है? बेसाख्ता उसने सोचा, फिर तेजी से नफी में सर हिलाने लगा। ऐसा नहीं हो सकता। वो कोई बहुत बड़ी आलमा नहीं है जो उसकी वजह से मेरा सुकून खत्म हो जाएगा। उसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। वो वहां से खामोशी से उठा। कहाँ जा रहे हो अब? आज रात तो हमने जश्न मनाना था। सरमद ने हैरत से दोबारा सवाल किया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। दो टोक अंदाज में बात करता वो कमरे से निकल कर जा चुका था। अब वो बेमकसद सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहा था, बार बार रोड किनारे देखता। थोड़ी देर के बाद वो उस जगह पहुंच गया जहां पर उसने उस लड़की को फेंका था। अब वो जगह खाली थी, उसका कहीं भी नामो निशान नहीं था। वो हिफाजत से अपने घर पहुंच चुकी होगी, उसने खुद से पूछा, और फिर खुद ही अपने आप को तसल्ली दे दी। मैं उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? मैं उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा हूँ? मेरा मकसद उससे इंतकाम लेना था, जिसमें मैं कामयाब हो चुका हूँ। अब मेरा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जैसे खुद को बावर करवाने की कोशिश कर रहा था। उसका सर बहुत बुरी तरह से दुख रहा था। उसे लग रहा था कि उसका सर दर्द से फट जाएगा। उसने गाड़ी एक साइड पर खड़ी की और खुद बेमकसद वहां पर चहलकदमी करने लगा। वो अपने बालों को जोर जोर से खींच रहा था और खुद अपनी हालत समझने से कासिर था। वहां पर खड़े उसे थोड़ी ही देर गुजरी थी जब एक बूढ़ा आदमी उसके करीब जाकर खड़ा हुआ। वो कोई दरवेश मालूम हो रहा, जिसने सफेद रंग का साफ सुथरा लिबास पहना हुआ था। अल्लाह के बंदों को तकलीफ देने वाले खुद कभी सुकून से नहीं रहते। अल्लाह के बंदों को तकलीफ देने वाले खुद कभी सुकून से नहीं रहते। वो एक ही बात का विर्द कर रहा था। उसे देखकर वो उसे डांटने लगा। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ से जाओ, वरना मैं जान से मार दूंगा। उसने उस बूढ़ी आदमी को धमकी दी, उसको डराने की कोशिश की। उसकी बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराने लगा। अपने रब के अलावा मैं किसी की जात से नहीं डरता। तुम्हें तो इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी मर्जी से तुम अपना हाथ उठा सको। तुम्हारा ये गुरूर और तुम्हारी अना तुम्हें ले डूबेगी। शहजाद लगारी का खून गुस्से से खौलने लगा। आज से पहले किसी ने भी इतनी जुर्रत पैदा नहीं हुई थी कि वो उससे इस लहजे में बात करता। इस बूढ़े आदमी की इतनी हिम्मत कि वो उसे बातें
सुना था। वो उसे मारने के लिए बड़ा ही था कि उसे एक बार फिर से सर में शदीद दर्द होने लगा। वो अपना सर पकड़कर वहीं ज़मीन पर बैठ गया, जबकि वो बूढ़ा आदमी उसके करीब झुका और एक बार फिर से बोला, दूसरों को तकलीफ देने वाले कभी चैन से नहीं रहते। इसके बाद वो आगे बढ़ गया और देखते ही देखते वो उसकी नज़रों से ओझल हो गया था। अब वो इस वीरान जगह पर बिल्कुल अकेला था। वो ऊंची-ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था। अचानक ही एक काले रंग की गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो नजरें उठाकर देख सकता कि उस गाड़ी में कौन बैठा हुआ है। वहां से निकलने वाला कोई और नहीं बल्कि नेहा लगारी थी, जो उसके मामू की बेटी थी और सियाह सफेद में हमेशा उसका साथ देती थी। शहजाद, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसे देखकर वो बेचैन हो गई। अपने कजन की बिखरी हुई हालत देखकर उसके दिल को कुछ हुआ। आज से पहले उसने कभी भी शहजाद को इस हुलिये में नहीं देखा था। वो बहुत टूटा और बिखरा हुआ मालूम हो रहा था। उसने शहजाद को जब भी देखा उसकी गर्दन गरूर से तनी हुई होती थी, जबकि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी। उसके चेहरे पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट होती थी। वो यूं अकड़ कर चलता था जैसे उसे किसी चीज का कोई खौफ नहीं है और वो जो चाहे वो कर सकता है। कोई भी उससे पूछने वाला नहीं। आज वही बेबसी से सड़क किनारे बैठा हुआ था। आज तो इसे इस बात का भी होश नहीं था कि वो इस गंदी मिट्टी पर बैठा हुआ है जहां पर लोग चलते हैं, और न ही उसे अपने कपड़ों की फिक्र थी। उसका सफेद रंग का कीमती जोड़ा इस मट्टी से लथपथ हो रहा था। उस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ अपने दिल में उठने वाली तकलीफ बेचैन कर रही थी। मैंने उसके साथ ज्यादती नहीं की, वो हलक के बल चिल्लाया। उसका ये अंदाज देखकर नेहा बहुत खौफजदा हो गई। वो तेजी से पीछे की तरफ हटी। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने उसके साथ ज्यादती नहीं की। अब वो छोटे बच्चों की तरह रोने लगा। नहीं, मैं उसके साथ ज्यादती कर सकता हूँ। मैंने तो हमेशा उसकी इज्जत की है, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। इतने अरसे से वो जिस चीज से नजरें चुरा रहा था, उसने खुद उस बात का एतराफ कर लिया। दूसरी तरफ नेहा को यूं लगा था कि किसी ने उसे तपते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया है। तुम किसकी बात कर रहे हो? उसे अपनी आवाज किसी गहरी खाई से आती हुई मालूम हो रही थी। मैं मर जाऊंगा नेहा, अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। वो उस वक्त उसकी गोद में सर रखे छोटे बच्चों की तरह रो रहा था। प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम्हारी बातें मुझे तकलीफ पहुंचा रही हैं। वो उसको मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए उसकी गोद में सर रखे एक अनजान लड़की के लिए आंसू बहा रहा था। थोड़ी देर के बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। 6 फुट का वो मजबूत असाब का मालिक इंसान इस वक्त दुनिया जहान से मुकम्मल तौर पर बेगाना हो गया था। नेहा ने फौरन से सिकंदर को कॉल मिलाई। दूसरी तरफ जब सिकंदर को ये पता चला कि वो इस वक्त बेहोश है, तो उसे लगा जैसे उसकी जान पर बनाई है। लाख इख्तलाफ सही, लाख नाराजगी सही, मगर वो अपने दोस्त को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकता था। थोड़ी ही देर के बाद वो उसके पास मौजूद था। वो लोग उसे अस्पताल लेकर गए। जब वो होश में आया तो एकदम से खामोश हो गया। वो किसी से कोई बात नहीं कर रहा था, बल्कि खाली खाली नजरों से कमरे की दीवारों को देख रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने उठने की कोशिश की तो नेहा ने फौरन उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। अभी उसने शहजाद लगारी के कंधे को हाथ लगाया ही था कि वो नफरत भरे अंदाज में बोला, खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की, मुझसे दूर रहो। सिकंदर, तुम मेरे पास आओ और मुझे सहारा दो। उसने नेहा के हाथों को बुरी तरह से झटक दिया और सिकंदर की तरफ देखने लगा। वो खुद हैरान हो रहा था। नेहा का चेहरा शर्मिंदगी की वजह से लाल हो गया था। तुम मेरे साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। लड़का और लड़की को भी दोस्त नहीं हो सकते। अब की बार हैरान होने की बारी सिकंदर की थी, क्योंकि किसी जमाने में वो इस स्टेटमेंट के बिल्कुल खिलाफ था और आज खुद ही ये बात कर रहा था। वो सिकंदर के हमराही घर वापस आया था। वो जहां कहीं भी देखता उसे उसी मासूम लड़की का चेहरा नजर आता था जिसके साथ उसने गलत किया था। हर थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती थी। उसे पछतावा होने लगता था। वो अपने कमरे में गया। उसे लेटे हुए तकरीबन 6 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। फजर की आजान की आवाज सुनाई दी तो वो खुद ब खुद अपनी जगह पर उठ बैठा। उसे नहीं याद कि वो कितने अरसे के बाद नमाज पढ़ रहा था। उसे यकदम शर्मिंदगी होने लगी थी।
मगर उसे इस बारे में भी मालूम था कि सुकून अब सिर्फ और सिर्फ रब की याद में ही है। वो उठा, उसने वज़ू किया, 2-3 बार तो वज़ू करते-करते ही वो भूल गया। जब उसने जायनमाज़ बिछाई और वहाँ पर जाकर खड़ा हुआ, तो उसे अंदाज़ा हुआ कि वो नमाज़ पढ़ना भी किसी हद तक भूल चुका है। आंसू खुद ब खुद ही उसकी आंखों से गिरने लगे थे। बेसाख्ता वो सजदे में गिर पड़ा। 6 फुट का वो इंसान जो आज से पहले कभी भी नहीं रोया था और जो रोना मर्दों की कमज़ोरी समझता था, आज वो छोटे बच्चों की तरह रो रहा था। अपने रब से फरियादें कर रहा था, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा रहा था। उसे अपने तमाम गुनाह याद आ रहे थे, उसे वो तमाम ज़्यादतियाँ याद आ रही थीं, जो उसने दूसरे लोगों के साथ की थीं। ज़िंदगी में पहली बार उसे अपने वजूद से भी घिन महसूस हो रही थी और उसे इस बात का भी अंदाज़ा हो रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी किस कदर गफ़लत में गुज़ार चुका है। उस मासूम लड़की का चेहरा भी बार-बार उसकी निगाहों के सामने घूमने लगता। काफ़ी देर तक वो इसी तरह से रोता रहा। उसके बाद 2 दिन उसने अपने घर में ही गुज़ार दिए। ना तो वो कमरे से बाहर निकला, ना ही किसी से मुलाकात की। उसकी माँ फ़ारिया बेगम, जो कि एक बहुत बड़ी मॉडल भी थीं और एक बिज़नेस वुमन भी थीं, वो इस वक़्त लंदन में मौजूद थीं। जब उन्हें अपने बेटे की हालत के बारे में पता चला, तो वो देरी किए बगैर पाकिस्तान वापस चली आईं। तब तक इस वाक़े को 3 दिन गुज़र चुके थे। वो इस वक़्त उनके सामने बैठा हुआ था। उसने अपनी निगाहें झुकाई हुई थीं, उसके कंधे भी झुके हुए थे। "कैसे हो तुम?" उन्होंने उससे सवाल किया। "मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी जान, आप कैसी हैं?" उसने धीमे लहजे में जवाब दिया और उसका लहजा भी चेंज था और उसका अंदाज़ भी बदला-बदला था। "मुझे पता चला है तुम पिछले कुछ दिनों से अपने कमरे में बंद हो। क्या कोई मसला है?" उन्होंने मज़बूती से अपने बेटे के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। तो वो तेजी से नफ़ी में सर हिलाने लगा। नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। आज वो उनसे बहस नहीं कर रहा था, न ही वो उनसे बदतमीज़ी से पेश आ रहा था, न ही वो उनसे शिकवे शिकायत कर रहा था, बल्कि उनके सवालात के मुख्तसिर अंदाज में जवाबात दे रहा था। थोड़ी देर तक वो उनके पास बैठा रहा। अगले दिन उसने यूनिवर्सिटी जाने का फैसला किया था। उसे लगा था कि वो लड़की अब दोबारा कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं आएगी, मगर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने कोमल शाहिद को अपने दोस्तों के ग्रुप में खड़ा देखा। वो किसी बात पर बहस कर रही थी। हमेशा की तरह सर से लेकर पाँव तक वो अबाए में मलबूस थी, मगर इसके बावजूद भी वो बावकार नजर आ रही थी। वो उसके करीब जाकर खड़ा हुआ। "एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे बात करनी है," उसने निगाहें झुकाते हुए कहा। उसका ये अंदाज देखकर वहां पर खड़ी लड़कियां भी हैरान रह गईं। वो उसके करीब खड़ा था, जबकि कोमल के लबों पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल की थी, जैसे उसे पता हो कि बाद में शहजाद लगारी की हालत ऐसी ही होनी थी। "मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी," उसने दो टोक अंदाज में कहा। वो अपनी दोस्तों के साथ वहां से जाने ही लगी थी कि वो एक बार फिर से उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी निगाहें अभी भी झुकी हुई थी। "सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लें। मैं वादा करता हूं कि दोबारा आपको कभी भी तंग नहीं करूंगा।" उसने एक नज़र अपनी सहेलियों पर डाली, जिन्होंने आंखों ही आंखों में उसे बात सुनने का इशारा किया था और खुद वहां से चली गई थी। "जी बोलें, आपको क्या बात करनी है? और जरा जल्दी कीजिएगा, मुझे एक जरूरी काम से जाना है," उसने बेजारियत से चूर लहजे में कहा। "मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तो मैं क्या करूं?" वो अजीब अंदाज में बोली थी। हकीकत वो खुद ही जानती थी कि इस वक्त उसका दिल कितनी तकलीफ में है। उसे लग रहा था कि उसका वजूद एक अनदेखी आग में जल रहा हो, मगर उसके बावजूद वो खुद पर कंट्रोल रखकर खड़ी थी और उस जालिम इंसान को बर्दाश्त कर रही थी जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। "मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, मगर मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आप ये ख्याल अपने जहन से निकाल दें और दोबारा कभी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आप जैसे इंसान से कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी।" ये कहकर वो उसके पहलू से निकलती वहां से जा चुकी थी, जबकि एक बार फिर वो उसकी पुश्त को देखता रह गया था। क्या सारी जिंदगी वो इसी तरह ही गुजारेगा? क्या सारी जिंदगी वो इसी तरह पछताता रहेगा? क्या सारी जिंदगी वो इसी तरह इस लड़की की माफी का मुंतजिर रहेगा? वो खुद से सवाल कर रहा था, मगर इन सवालों का जवाब उसके पास भी मौजूद नहीं था। उसने फैसला किया था कि वो हिम्मत नहीं हारेगा। उसने ये भी इरादा किया था कि वो इस लड़की से निकाह करेगा और उसे वही इज्जत देगा
जिसकी वो मुस्तहिक है। मगर अगले दिन उसे पता चला कि वो लड़की ये यूनिवर्सिटी छोड़कर चली गई। ये बात किसी सदमे से कम नहीं थी। उसे लग रहा था कि उसकी दुनिया ही उजड़ गई है। एक लम्हे की देरी किए बगैर वो अपने बड़े भाई के पास गया, जो कि डीएसपी था। भाई, मुझे एक लड़की के बारे में सारी मालूमात निकलवानी है, उसने दो टोक अंदाज में कहा। उसकी बात सुनकर फारूक लगारी एक लम्हे के लिए हैरान रह गया, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरा भाई कब से लड़कियों के पीछे भागने लगा? जहां तक मैंने सुना था, लड़कियां मेरे भाई के पीछे भागती हैं। क्या तुमने अपना स्टैंडर्ड गिरा दिया है? वो उस वक्त उससे मजाक कर रहा था। शहजाद लगारी को उसका ये मजाक पसंद नहीं आया। खबरदार, जो आपने उस लड़की के बारे में इस तरह की कोई भी बात की, वो एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखने वाली एक इज्जतदार लड़की है। मेरे बच्चे, अगर वो इतनी ही इज्जतदार है तो तुम उसके घर में रिश्ता लेकर क्यों नहीं जाते? इस तरह से उसके बारे में मालूमात निकलवाना, ये भी तो इखलाकियात के बिल्कुल खिलाफ है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने भाई को कैसे बताए कि वो ऐसा नहीं कर सकता। जब तक वो लड़की उसे माफ नहीं कर देती, तब तक वो इस तरह की कोई कदम नहीं उठा सकता। जानता था कि उससे कोमल नाराज हो जाएगी, और उसे ये भी डर था कि अगर कोमल ने ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो वो कभी भी उसे हासिल नहीं कर पाएगा। तुम वो मेरे नंबर मेरे हवाले कर दो, थोड़े दिनों तक तुम्हें सारी डिटेल मिल जाएगी, फारूक लगारी ने शहजाद को तसल्ली दी थी। इसके बाद उसने वो नंबर ले लिया। जब उसने डिटेल निकलवाई, सामने स्क्रीन पर नजर आने वाली लड़की को देखकर उसने जल्दी से लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर दी। इस सिलसिले में वो अपने भाई की कोई मदद नहीं कर सकता था, ये बात तो तय थी। कुछ दिनों के बाद शहजाद लगारी दोबारा से उसके पास गया तो वो अपने मखसूस अंदाज में कहने लगा, मुझे उस लड़की के बारे में कोई डिटेल नहीं मिली। भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं, शहजाद ने बेचैनी से कहा था। बेहतर यही है कि तुम इस बात पर यकीन कर लो। मुझे तो लग रहा है कि वो लड़की कोई बहुत बड़ी धोखेबाज औरत थी, जिसने अपनी असलियत भी तुमसे छुपाई हुई थी। तो तुम क्यों ऐसी लड़की के पीछे भाग रहे हो? ये सुनकर उसका दिमाग गुस्से से घूमने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ठीक है, अगर आप मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मैं खुद ही सब कुछ देख लूंगा, ये कहकर वो वहां से निकल गया। उसके बाद उसने कोमल की दोस्तों के पास चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे, मगर कोई भी उसे कोमल के घर का पता बताने के लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार वो नेहा के पास गया। नेहा ने जब उसे अपने घर की दहलीज के अंदर दाखिल होते हुए देखा, उसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसे लगा था कि ये इंसान उससे माफी मांगने के लिए आया है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, उसने दो टोक अंदाज में कहा था। क्या तुम मेरी मदद करोगी या नहीं? उसके साथ ही उसने सवाल भी कर डाला कि तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो। नेहा को अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि उन दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग था। वो हमेशा ही एक दूसरे के काम आते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे से काफी हद तक फ्री भी थे। मगर पिछले कुछ दिनों से वो उसे खिंचा खिंचा रहने लगा था, और आज अब तक इतने दिनों बाद वो आया था तो उससे सवाल कर रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर नेहा ने इस बार फिर अपनी इज्जत नफ्स को कुचल दिया था। उस इंसान के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। मुझे कोमल का बायोडाटा चाहिए। मुझे पता लगा कर दो कि वो कहाँ पर रहती है। मुझे उसके पास जाना है। ये वही लड़की है ना, जिसको तुम तंग करते थे, जिसका तुम मजाक बनाते थे? अब ऐसा क्या हो गया कि तुम उसके पीछे इतने पागल हो रहे हो? नेहा को ये बातें हजम नहीं हो रही थी। तुम्हें इन चीजों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुम वो डिटेल मुझे दोगी या नहीं। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और मोहब्बत करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें कल तक उस लड़की का सारा बायोडाटा मिल जाएगा। अगले ही दिन वो एक बार फिर से उसके घर पहुंच गया। नेहा उस वक्त सोकर उठी थी। अपने महबूब को अपने घर में किसी और औरत के लिए तड़पता हुआ देखकर उसके दिल को कुछ हुआ था। वो एक गांव के रहने वाले थे। उसका बाप एक बहुत बड़ा आलिम था और उसका भाई उसी गांव का सरदार था। वो बहुत ही खानदानी औरत थी और काफी ज्यादा असर और सुख की मालिक भी थी। अगर वो चाहती तो अपने भाइयों को उसकी असलियत के बारे में बताकर उसे जेल की सलाखों के पीछे भी फेंकवा सकती थी, मगर उसके लिए इसकी इज्जत सबसे अजीज थी।
वो जानती थी अगर उसने ऐसा किया तो उसकी इज्जत पर आंच आएगी, और अगर उसकी इज्जत पर आंच आ जाती तो उसके भाई कभी सर उठाकर ना जी पाते, और उसका बाप भी सारी दुनिया के सामने नजर झुकाने पर मजबूर हो जाता। वो जानती थी कि उसमें किसी हद तक उसकी भी गलती है। उसे पहले दिन से ही शहजाद लगारी से दूर रहना चाहिए था। उसे शहजाद लगारी को अपने करीब आने का मौका ही नहीं देना चाहिए था, और ना ही उसे शहजाद लगारी से किसी किस्म का राब्ता रखना चाहिए था। अपनी इन्हीं गलतियों को नजर में रखते हुए वो बस खामोश हो गई थी। जब वो दोबारा हवेली में वापस आई तो उसे देखकर उसका छोटा भाई दुराब हैरान रह गया। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो शहर होना चाहिए, तुम्हारे पेपर होने वाले हैं। मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उसने चंद लफ्जों में अपनी बात मुकम्मल की। वो अपने कमरे में जाने ही लगी थी कि दुराब एक बार फिर से उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? तुम तो असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहती थी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकती हो। कम से कम इस तरह परेशान होकर पढ़ाई तो मत छोड़ो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, हर मामले में तुम्हारा साथ दूंगा। तुम एक बार अपने भाई पर भरोसा करके तो देखो। दुराब अपनी बहन से अच्छे तरीके से वाकिफ था, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसकी बात सुनकर वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दी। मैं जानती हूँ तुम हर मोड़ पर मेरा साथ दोगे, मगर मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है, और अपनी खुशी से किया है, किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया। मुझे लगता है औरत का असल मुकाम घर की चारदीवारी के अंदर ही है। अगर मैंने दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट की तो मैं घर में रहकर ही पढ़ूंगी। अब मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो जगह मेरे लिए नहीं बनी। इमाम शाहद, जो कि थोड़ी देर पहले ही लाउंज में दाखिल हुए थे, बेटी की आवाज सुनकर उनके लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। अपने बाबा को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुई, उनके गले लगी। उन्होंने प्यार से उसके माथे पर बूसा दिया था। मुझे अपनी बेटी पर यकीन है। मेरी बेटी जो भी फैसला करेगी बहुत सोच समझ कर करेगी। उन्होंने उससे कोई सवाल नहीं किया था, बल्कि उसके फैसले को सराहा था। हमेशा से वो यही तो करते आए थे। उनकी बेटी जो भी फैसला लेती थी, उन्हें यकीन होता था कि वो फैसला बेहतरीन साबित होगा। अब मेरा घर में रहकर घरदारी सीखने का इरादा है। अम्मी जान, आप मुझे घरदारी सिखाएंगी ना? उसने एक नजर अपनी माँ को देखते हुए कहा था। उन्होंने जोर शोर से हाँ में सर हिला दिया। सब घर वाले उसके अंदर आने वाली तब्दीली को महसूस कर रहे थे। वो ज्यादा हंसने खेलने वाली लड़की नहीं थी, मगर आज वो छोटी छोटी बात पर मुस्कुरा रही थी, या फिर जाहिर करने की कोशिश कर रही थी कि उसे कोई मसला नहीं है। रात के वक्त वो अपने कमरे में लेटी आंसू बहा रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और अंदर दाखिल होने की इजाजत दे दी। उसकी माँ छोटे छोटे कदम उठाती हुई अंदर आई। मैं जानती हूँ तुम्हें कोई परेशानी है और तुम बहुत ज्यादा तकलीफ में हो। मुझे बताओ, तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें मेरी कसम मुझसे कुछ भी ना छुपाना। उसकी माँ उसके हाथों को मजबूती से पकड़े हुए कह रही थी। अब वो एक अजीब किस्म की कश्मकश में फंस गई थी। उसकी माँ ने उसे अपनी कसम दी थी। उसने अपना सर उनके सीने से टिकाया और छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी जान, मैं एक बहुत बड़ी आजमाइश में पड़ गई हूँ। मैं नहीं जानती कि मैंने आखिर ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी सजा मुझे इस सूरत में मिली है। मैंने तो हमेशा अपने आप को संभाल कर रखा, मगर इसके बावजूद भी मेरे साथ गलत हुआ। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ के दिल में हौल उठ रहे थे। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे साफ अल्फाज में बताओ कि क्या हुआ है। इस तरह की बातें करके मुझे परेशान कर रही हो। उसने अपनी अम्मी को शहजाद लगारी की असलियत के बारे में बता दिया। उन्होंने बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रखा। मुझे ये मत कहना कि उसने तुम्हारी इज्जत को खराब कर दिया। उन्हें अपनी आवाज किसी गहरी खाई से आती हुई मालूम हुई थी। वो कोशिश कर रही थी, मगर मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई और निगाहें झुका गई, जैसे अपने आंसुओं को पीने की कोशिश कर रही हो। मैं उस वक्त बेहोश थी। मुझे कुछ पता नहीं है, मगर मेरी इज्जत तो उसी वक्त चली गई थी जब एक नामहरम ने मुझे बगैर पर्दे के देखा था, और एक नामहरम ने मेरे वजूद को हाथ लगाया था। ये कहकर एक बार फिर से वो रोने लगी। उसकी माँ ने उसे सीने से लगाया और उसे तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं ना। मैं सबसे पहले जैसा
कहूँ जानती थी कि सब ठीक करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, मगर अपनी बेटी को तसल्ली देना भी ज़रूरी था। अब वो पहले से ज़्यादा अपनी बेटी को तवज्जो देने लगी थीं, हर वक़्त उसके साथ रहती थीं, उसे बातों में लगाए रखती थीं और किसी न किसी काम में मसरूफ़ रखती थीं, ताकि उसे फ़ारिग वक़्त ना मिले और ना ही उसे कुछ और सोचने का मौका मिले। एक दिन वो हवेली के पिछले हिस्से में खड़ी थी जब उसे बातों की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ तो वो लाखों में पहचान सकती थी। ये आवाज़ किसी और की नहीं, बल्कि शहज़ाद लगारी की थी, जो उसके भाइयों के साथ हवेली के अंदर दाखिल हो रहा था। शहज़ाद लगारी इस वक्त इस बात से मुकम्मल तौर पर अनजान था कि जिस हवेली में वो आया है वो उसी हवेली में रहने वाली है, बल्कि उस हवेली की शहज़ादी है। वो अभी तक उसकी तरफ पुश्त किए खड़ी थी। बेसाख्ता शहज़ाद लगारी की नज़र लॉन में खड़ी उस वाहिद लड़की पर पड़ी। उसे यूं महसूस हुआ था जैसे वो उसको पहले से जानता है। उसे इस लड़की में कोमल का गुमान हुआ, मगर चौंका वो अपने कुछ दोस्तों के साथ था, इसी वजह से वहां पर रुक नहीं सकता था। तेजी से हवेली के अंदर चला गया। रात के वक्त उसे मालूम हुआ था कि शहजाद लगारी उसकी खाला का बेटा है। दरअसल उसकी माँ ने अपनी मर्जी से शादी की थी और सब लोगों से बगावत की थी। इस वजह से उसके खानदान वालों ने उनसे हर किस्म का रिश्ता तोड़ दिया था। कुछ ही साल पहले उनकी मुलाकात अपनी बहन से हुई थी, जिससे उनके ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए थे, मगर एक दूसरे के घर में आना जाना नहीं था। आज इतने अरसे के बाद उसकी खाला का बेटा उसके घर आया था, मगर ये बात उसके लिए बहुत तकलीफ दे थी कि ये वही इंसान था जिसने उसकी जिंदगी तबाह की थी। अब वो अपनी माँ को कैसे बताती? अगर वो अपनी माँ को असलियत के बारे में बता देती तो उसकी माँ एक बार फिर से अपने घर वालों से दूर हो जाती, एक बार फिर से वो तकलीफ उठाती जो उन्होंने पहले उठाई थी। शहजाद लगारी रात के वक्त उसे खाने की टेबल पर देख चुका था और उसे पहचान भी चुका था। उसका दिल एकदम खुशी से भर गया था, मगर इस दौरान कोमल ने एक बार भी उसकी तरफ नजर उठाकर देखना भी पसंद नहीं किया था, क्योंकि इस इंसान ने उसकी इज्जत के साथ खेला था। वो कैसे उस इंसान को माफ कर सकती थी? पूरी रात उसने रोते हुए गुजार दी थी। अगले दिन उसे जो हुक्म मिला, उसे लगा कि वो अगली सांस नहीं ले पाएगी। उसके बाप ने शहजाद लगारी से उसका रिश्ता तय कर दिया था और अगले ही जुमे उसका निकाह होने वाला था। उसका दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था। उसने एक बार अपने बाप से इस बारे में बात करने की कोशिश की, मगर उसके बाबा ने उसे दो टोक अंदाज में पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? ये सुनकर वो तड़प उठी और तेजी से बोली, बाबा, मैं आप पर आंखें बंद करके यकीन कर सकती हूँ। आप जो कुछ भी करेंगे मेरे हक में बेहतर होगा। मैं कैसे आप पर शक कर सकती हूँ? तो फिर ठीक है, जो कुछ मैं कह रहा हूँ खामोशी से वो करो। शहजाद एक बहुत ही अच्छा इंसान है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बाप की बात सुनकर वो खामोश हो गई। वो उनके हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती थी। अगर वो ऐसा करती तो उसका शुमार अच्छी बेटियों में ना होता, और उसने तो बचपन से ही अपने नाम के साथ अच्छी बेटी का टैग लगाया हुआ था। अभी वो कैसे उस टैग को उतार कर फेंक सकती थी? एक हफ्ते के बाद उसका निकाह हो गया। शहजाद लगारी की माँ उसे अपनी बहू बनाकर अपनी हवेली में ले गई। रात के वक्त जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि वो बेड पे सो रही थी। उसने चेंज भी कर लिया था। शहजाद लगारी ने किसी भी किस्म का रद्द अमल जाहिर नहीं किया और खामोशी से उस पर कंबल दुरुस्त कर दिया। हालांकि वो जाग रही थी। वो देखना चाहती थी कि शहजाद कैसा बर्ताव करेगा। वो उसे गुस्सा दिलाना चाहती थी, मगर उसकी नरम दिली पर वो हैरान रह गई। वो जो वॉशरूम में दाखिल हो रहा था, उसकी बात सुनकर पलटा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू बहने लगे थे। मैं उस वक्त तक तुमसे माफी मांगता रहूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती, चाहे इसके लिए सारी उम्र ही क्यों ना निकल जाए। मेरा काम है जो मैंने करना है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी नाराजगी को मजबूत किए रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा दिल पिघल जाए। उसे बाईं आंख मारता वो फ्रेश होने के लिए चला गया। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। वो इंसान एक बार भी उसकी इजाजत के बगैर उसके पास नहीं आया था, मगर वो उसका हद से ज्यादा ख्याल रखता था। कोमल ये बात नोट कर रही थी कि वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया है। अपना तो उसकी बाकी लड़कियों से दोस्ती रही थी,
اور نہ ہی وہ اپنے لوفر دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے جاتا تھا۔ اب تو اس نے اپنے باپ کا بزنس بھی سنبھال لیا تھا۔ ہفتے میں ایک بار وہ اسے باہر کھانا کھلانے بھی لے کر جاتا، ایک دو بار اسے شاپنگ کرواتا۔ وہ انکار کرتی تو وہ اسے اپنی ماں کے ساتھ بھیج دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی اپنی ساس کے ساتھ بہت بنتی ہے۔ زندگی اسی طرح سے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ وہ پھر سے اپنے رب کے قریب ہو گیا تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا۔ اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہر وہ کام کرے جس سے وہ اپنے رب کو خوش کر سکے۔ کومل کو اپنے لیے جیسا انسان چاہیے تھا، شہزاد لغاری بالکل ویسا انسان بن گیا تھا۔ وہ اس کی سب امیدوں پر پورا اتر رہا تھا۔ ان کے نکاح کو تقریباً 9 مہینے گزر گئے تھے۔ ایک دن جب وہ اپنی والد کے حویلی پاس گئی تو اس کی ماں گاؤں کی عورتوں کو بیان دے رہی تھی، جس میں انہوں نے اس عورت کے بارے میں بتایا ہوا تھا جو اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے نہیں دیتی۔ اس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں اور فرشتے بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت نیک تھی، مگر وہ یہ بات کیسے بھول سکتی تھی کہ اس کا شوہر اس پر حق رکھتا ہے اور وہ اسے خود سے دور نہیں کر سکتی۔ اس دن ہی اس نے شہزاد لغاری سے جا کر معافی مانگی، کیونکہ اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر انہوں نے پرسکون انداز میں زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنی ہے، ان کو ایک دوسرے کے لیے اپنے دل سے میل ختم کرنی ہوگی۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس نے اسے ماضی کا حصہ رہنے دیا۔ اب وہ ماضی کو مزید اپنے حال پر حاوی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ شہزاد لغاری اس عورت کی محبت میں بالکل مختلف انسان بن گیا تھا۔ اس نے واقعی یہ ثابت کر دکھایا تھا کہ اس کی محبت سچی ہے۔ کومل بھی اس کے ساتھ پر خود کو خوش قسمت تصور کرتی تھی اور اپنے رب کا ہر وقت شکر ادا کرتی رہتی تھی جس نے اسے شہزاد لغاری جیسا انسان دیا تھا۔ جہاں تک اس کے بابا شاہد صاحب کا سوال تھا، ان کو شہزاد نے پہلے ہی حقیقت بتا دی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا تھا، مگر انہوں نے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہونے دیا تھا کہ انہیں حقیقت کے بارے میں پتا ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنی بیٹی کی بہتری اور خوشی چاہتے تھے اور انہیں پتا تھا کہ اس کی خوشی اسی چیز میں ہی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔